गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और उस मैसेंजर आरएनए के थ्रू ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणसूत्र से। ज़्यादातर वैज्ञानिकों को, जैसे कि आपने मेंडल का पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि हमारे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो गुणसूत्र पे स्थित होते हैं और वही वंशागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि गुणसूत्र के अंदर कोई ऐसी संरचना थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती थी। इसलिए पहले गुणसूत्र को समझें। गुणसूत्र में देखिए इस प्रकार से डीएनए व्यवस्थित रहता है। ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए जो है, डीएनए के साथ में कुछ प्रोटीन्स भी गुणसूत्र में, डीएनए या आरएनए गुणसूत्र में या तो न्यूक्लिक अम्ल होगा या प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 प्रोटीन्स भी होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, जिनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो एक तरह से एक बॉल नुमा संरचना के ऊपर डीएनए इस पे चारों ओर से लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। और ये आपके गुणसूत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड की खोज जो सबसे पहले की थी, किसने की थी? फ्रेडरिच मिशर ने। फ्रेडरिच मिशर जो थे एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पस कोशिकाओं में, पस सेल्स में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ये क्योंकि ये हमारा जो डीएनए है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये क्योंकि न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? इसने की फ्रेडरिच मिशर ने, जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इसके बाद अल्टमान जो थे, इन्होंने क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसको नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक जिन्होंने भी कार्य किया था उन्हें नहीं पता था कि कौन सी, भाई गुणसूत्र तो स्थानांतरित होते हैं जो आपके आनुवंशिक लक्षणों को लेके जाते हैं, पर गुणसूत्र में भी ऐसा कौन सा भाग है जो स्थानांतरित हो रहा है। इसलिए पहले हमें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसके आधार पर बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या आरएनए ही ऐसी संरचना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में लेकर जाती है। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आप सबको पता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सभी सजीवों के आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये अभी हमें पता है, पहले के वैज्ञानिक थे उन्हें इस बात की नहीं पूरी तरह से जानकारी थी। उन्हें लगता था या तो प्रोटीन है या डीएनए है या कोई ऐसी चीज़ है जो आगे की ओर लक्षणों को लेके जा रही है। ठीक है, तो सभी सजीवों में आनुवंशिक पदार्थों का कार्य करता है डीएनए, सिवाय कुछ विषाणु के। कुछ विषाणु कौन कौन से? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, एचआईवी वायरस जो एड्स कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इनमें क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? आरएनए। आरएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लक्षणों को आगे की पीढ़ियों में ले जाता है। ठीक, पर बाद में कई सारे वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। किसने? सन 1902 में सटन व बावेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचना गुणसूत्रों के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। ठीक, अब गुणसूत्रों के द्वारा तो स्थानांतरित होती है, पर गुणसूत्र में ऐसा कौन सा भाग है, प्रोटीन है कि डीएनए? कौन सा भाग इन सूचनाओं को स्थानांतरित कर रहा है? तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि पहला है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। किसने किया था? ग्रिफ्थ ने किया था। ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफ्थ का रूपांतरण प्रयोग। इन्होंने क्या किया था? स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकॉकस या डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है न्यूमोकॉकस या डिप्लोकॉकस न्यूमोनी, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको लिया। और इसके बाद इन्होंने इसके 2 स्ट्रेन लिए, 2 टाइप लिए, 2 विभेद लिए। एक था इसका उग्र विभेद, जिसको हम वेरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन भी कहते थे,
ये कैसा था देखिए, इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते थे, मतलब इसकी जो बाहरी सतह थी वो चिकनी थी। इसका बाहरी आवरण पॉलीसेक्राइड का बना होता था, इसके चारों जो इसकी त्वचा होती थी उसमें पॉलीसेक्राइड रहता था, उसके पॉलीसेक्राइड का बना होता था, और यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता था। तो उन्होंने पहला जो उसका टाइप लिया था उग्र विभेद, जिसे कि विरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन कहते थे, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम था, मतलब ये निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकता था। दूसरे टाइप का इन्होंने इसी का दूसरा स्ट्रेन जो लिया था वो था अनुग्र विभेद। ये नॉन विरुलेंट या आर स्ट्रेन इसे कहते थे। इसकी इसमें फ़र्क क्या था देखिए, विरुलेंट स्ट्रेन में जो बाहरी त्वचा थी वो चिकनी थी, इनकी इस विभेद के जीवाणु की जो भित्ति जो होती थी वो खुरदुरी थी, बाहरी त्वचा जो थी खुरदुरी सी थी। इनमें पॉलीसेक्राइड का आवरण नहीं पाया जाता था, इनमें पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाता था। यह न्यूक्लिक यह जो है रोग निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी, मतलब ये वाला स्ट्रेन जो है निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था। ठीक, तो इन्होंने इस बैक्टीरिया के न्यूमोकॉकस या डिप्लोकॉकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, पहला लिया आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन और दूसरा लिया आर स्ट्रेन। अब इसके द्वारा इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कैसे किया इन्होंने, क्या एक्सपेरिमेंट किया देखिए, इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, इस वाले स्ट्रेन की बैक्टीरिया ली, विरुलेंट स्ट्रेन की जो उग्र था, और उसको माइस में इंजेक्ट किया। एक माइस मतलब चूहे में इंजेक्ट किया। जब चूहे में डाला तो क्या हुआ, चूहा मर गया, माइस डाइट। क्यों मर गया, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया और चूहे की डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो अनुग्र विभेद था उसको लिया, उसको भी चूहे में इंजेक्ट किया, देखा चूहा जिंदा था। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन मतलब जिसके कारण निमोनिया होता था वो वाले स्ट्रेन के बैक्टीरिया ली उग्र विभेद के लिए, पर हीट किल्ड उसको गर्म किया जिससे कि ये बैक्टीरिया जो है वो ये जीवाणु मर गए। फिर इस मरे हुए जीवाणु को जब चूहे में डाला तो क्या हुआ, माइस लाइफ, चूहा जिंदा रहा। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया, ये मरे हुए जीवाणु लिए और उसमें आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो रफ स्ट्रेन थे, जो निमोनिया नहीं कॉज करते थे, उस स्ट्रेन में मिक्स किया और फिर इसको चूहे में इंजेक्ट किया। तो देखा कि माइस डेड, माइस या चूहा मर गया। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इस उग्र विभेद से इस अनुग्र विभेद में आई, स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में आई, और इसको उसने उग्र विभेद वाला बना दिया। ये था आपका ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। अभी भी वो कंफर्म नहीं थे कि ऐसी क्या थी। उन्होंने कहा कि कोई एक चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गई, जिसके कारण आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में बदल गया और जिसके कारण माइस जो है वो मर गया, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया।